देखिए अब ये 5 नंबर का सवाल है, तो इस 5 नंबर के सवाल में हम क्या लिखेंगे? 5 नंबर के सवाल में जो अभी तक हम ऊपर में देखे हैं, जो डिफिनेशन दोहरा निषेचन, उतना हमें लिखना है। उसके बाद हमें पैराग्राफ चेंज करके जो है वो हमें इतना लिखना और ये डायग्राम बनानी है। तो अब हम देखते हैं कि दोहरा निषेचन आखिरकार हुआ था कैसे। तो अभी तक हमने देखा कि दोहरा निषेचन के लिए दोहरा निषेचन तभी होगा जब तक कि पहले परागण क्रिया नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ पर, पहले तो हम समझ चुके हैं कि परागण होता है और उसके बाद दोहरा निषेचन होता है। अब होता है इसमें कैसे, ये समझना है। तो देखिए पैराग्राफ चेंज करके आप लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर इस प्रकार से लिखेगा, अतः इसमें एक नर युग्मक क्या होता है, एक नर युग्मक जो होता है मादा एक नर युग्मक अंड मादा युग्मक, क्या है, अंड मादा युग्मक से क्रिया करके। अंड मादा युग्मक कौन है? तो देखिए यहां पर है, ये पुष्प का मादा जनन अंग है और ये मादा जनन अंग का यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक बड़ा सा कोशिका, और इस कोशिका के अंदर जो एक केंद्रक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंड केंद्रक भी बोलते हैं, इसे अंड कोशिका कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मादा अंड, क्या हो गया, ये अंड मादा युग्मक हुआ। क्या हुआ, एक जो है वो अंड मादा युग्मक हुआ। कहता है एक जो नर युग्मक है, एक जो है वो अंड मादा युग्मक से जो है वो क्रिया करके, यहां पर एक छूटा हुआ है, यहां पर आपको लिखना है एक अंड मादा युग्मक से जो है वो क्रिया करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। देखिए यहां पे एक क्या है, नर युग्मक जो प्राग कोश जो है प्राग कोण, यहां पर एक नर युग्मक है जो प्राग कण से आ रहा है। प्राग कण का जब पॉलिनेशन, यहां पर एक नर युग्मक है जो क्या करता है, जब वर्तिकाग, यहां पर एक नर युग्मक है जो, यहां पर एक नर युग्मक है जो परागण की क्रिया के बाद जो है, देखिए यहां पर क्या है कि जब परागण की क्रिया होती है और यहां पर ये जो है वो परागकण यहां पर जब पहुंचता है तो इसका क्या होता है, अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद क्या होता है, इसमें एक जो कोशिका होती है, 2 कोशिका होती है, इसमें से एक जो कोशिका होती है वो क्या होता है कि इसमें जब जैसे नीचे आता है तो 2 भाग में क्या होता है, डिवाइड हो जाती है। जिसे हम बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक कहते हैं। तो ये नर युग्मक कितना, एक नर युग्मक जो है एक मादा युग्मक से क्रिया करता है, और एक क्रिया करने के बाद जो है वो क्या करता है, ये द्विगुणित क्या होता है, द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करता है। और यह कोशिका, ये क्या है, यह कोशिका जो है वो कहलाता है भ्रूण, क्या कहलाता है। और यही भ्रूण जो है वही यहां पर कहता है कि देखिए यहां पर स्पष्ट एकदम लिखा हुआ है कि इसमें एक नर युग्मक, एक अंड मादा युग्मक, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, यानी उसका नाम क्या है, अंड मादा युग्मक से जो है वो क्रिया करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, जो आगे विभाजित होकर, देखिए यहां पर भ्रूण का क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। यह जो है ये द्विगुणित जो संरचना बनी है, कोशिका जो बनी है वो क्या कहलाता है, वो विभाजित होकर जो है वो भ्रूण का निर्माण करता है। अब यह भ्रूण जो होता है, कहता है, ये तो यहां तक हो गया। अब दूसरा नर युग्मक, इसमें तो क्या था, 2 था, तो 2 में से क्या हुआ, एक तो अपना काम कर लिया, अब एक और बच गया, तो वो कहता वही दूसरा नर युग्मक द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक, द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक, ये जो है यहां पर जो बीच में दिखाई पड़ रहा है, ये ध्रुवीय केंद्रक जो है वो क्या है, मादा युग्मक है। क्या है, मादा युग्मक से क्रिया कर त्रिगुणित जो है युग्मनज का निर्माण करता है। देखिए एक नर युग्मक तो ये है, ये, और ये जो मादा युग्मक जो होता है जिसका नाम है यहां पर, अब इसमें देखिए एक नर युग्मक है और एक क्या, मादा युग्मक। तो अब यहां पर जो मादा युग्मक जो है वो क्या है, यहां पर जो है द्विगुणित, इसके पहले वाला में क्या था, अगुणित था, तो यहां पर ये भी क्या हो गया, अगुणित, और यहां क्या हो गया, द्विगुणित। तो अब यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, त्रिगुणित। क्या बनेगा,
त्रिगुणित जो है वो संरचना का निर्माण करता है। और ये त्रिगुणित जो होगा वो क्या करेगा, ये जो बदल जाएगा वो भ्रूण पोष में। किसमें? भ्रूण पोष में। तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए दूसरा नर युग्मक, दूसरा जो है वो नर युग्मक जो है वो द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करके त्रिगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। और जो आगे विभाजित होकर जो है वो भ्रूणपोष में, किसमें? भ्रूणपोष में जो है वो बदल जाता है। और यह भ्रूणपोष जो है क्या करता है, ये भ्रूणपोष का काम क्या है, तो कहता है भ्रूण के विकास के लिए क्या होता है, भ्रूण के विकास के लिए जो है वो पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। तो यहां पर जो है इस प्रकार से पुष्पों में दोहरा निषेचन होता है और इसकी व्याख्या इस प्रकार से हमें इतना लिखना है और ये इमेज बनाना है। ध्यान देने वाली बात है कि जो अभी ऊपर देखे हैं, ऊपर में उसको लिखने के बाद इतना लिखना है और उसके बाद ये इमेज बनाना है, इतना इमेज बनाना है। अगर इसको आप स्पष्ट रूप से और अच्छा से समझना चाहते हैं तो इसका जो डिटेल्स वीडियो है बहुत शॉर्ट है और वहां पर डिटेल से इसको और अच्छा से समझाया गया है, क्योंकि यहां पर जो हम सिर्फ क्वेश्चन को हम सिर्फ समझा रहे हैं वो भी नॉर्मली तरीके से। लेकिन अगर आपको स्पष्ट रूप से समझना है तो इसका लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर जाके आप इसको और अच्छा से समझ सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपको शॉर्टली मोटा मोटी समझाया गया है। पुष्प के मादा जनन अंग, यह जो पुष्प हमारा होता है वो बेसिक तौर पे द्विलिंगी होता है, तो उसके अंदर जो है मादा जनन अंग होते हैं। उस मादा जनन अंग का वह संरचना जहां पर क्या है, मादा प्रजनात्मक, मतलब कि पुष्प का जो मादा जनन अंग है उस मादा जनन अंग का वह भाग, वह जगह जहां पर जो है वहां जहां पर क्या है, मादा प्रजनात्मक कोशिका का निर्माण होता है, उसे हम बीजांड कहते हैं। मतलब कि पुष्प का वह जगह जहां पर मादा प्रजनात्मक, यानी कि इसका कहने का मतलब है युग्मक का, मादा युग्मक का जहां निर्माण होता है उस अंग को ही हम क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर जो संरचना जो दिख रहा है ये बीजांड का चित्र है। यह पुष्प में पाए जाने वाला जो बीजांड, पुष्प में पाए जाने वाला जो ये अंडाशय होता है, इस प्रकार से ये गोलाकार क्या होता है, ये थैलीनुमा संरचना जो होती है, और इसी के अंदर ये क्या होता है, यहां पर ये पाया जाता है, जिसके अंदर जो है भ्रूण कोश है। इस बीजांड के अंदर क्या भ्रूण कोश है, और भ्रूण कोश के अंदर ही जो है वो मादा युग्मक का निर्माण होता है या फिर उसके अंदर मौजूद रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो अगला है वो देखिए क्या, कूट फल के बारे में शोधारण लिखे। 2013 ईस्वी के 2013 में आया हुआ एक सवाल है। आप देखिए, अब यहां पर देखते हैं, यह सवाल है कूट फल के बारे में शोधारण लिखे। ये 2013 एनुअल एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है। देखिए इस सवाल के को समझने से पहले हम देखते हैं इसका कुछ बारे में, इस सवाल को समझने से देखिए अब एक नेक्स्ट सवाल आपका है कूट फल के बारे में शोधारण लिखे। अब इस सवाल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसमें कूट फल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए असत फल, आभासी फल, या इसको हम इस नाम से भी जानते हैं स्यूडो कार्प, क्या बोलते हैं, स्यूडो कार्प। इस नाम से भी हम क्या करते हैं, इस फल को हम जानते हैं। एग्जाम में से इस फल, इन तीन नामों के या ये चार, इसे मिलाकर क्या होता है, चार नाम, इन कोई भी नाम से एग्जाम के अंदर आ सकता है। उसका उत्तर हमें क्या लिखना है, इतना ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं कूट फल यानी कि असत फल क्या होता है। कहता है जब फल का निर्माण जो है वो अंडाशय के अलावा, जो ये अंडाशय होता है, ये पुष्प का जो ये भाग अंडाशय है जो गोलाकार, ऊपर में क्या होता है, ये वर्तिकाग्र मौजूद रहते हैं, तो ये अंडाशय हो गया, क्या होगा, और इसके अंदर जो है इस प्रकार से क्या होता है, ये बीजांड पाया जाता है। तो यहां पर वही बोलता है जब फल का निर्माण जो है वो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग यानी पुष्पासन, पुष्प के अन्य भाग जो होता है पुष्पासन, इसके नीचे क्या होता है, पुष्पासन पाया जाता है। तो ये पुष्पासन से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कूट फल यानी असत फल या आभासी फल कहते हैं। जैसे में सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और शरीफा, ये सभी जो है वो क्या है, असत फल यानी कूट फल के श्रेणी के अंदर आता
है। इतना हमें एग्जाम के अंदर लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मोनोकार्पिक क्या है? मोनोकार्पिक फल को साधारण स्पष्ट कीजिए। मोनोकार्पिक का मतलब ही होता है कि जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार क्या करे, एक बार जो है वो फल और फूल दे, उसे हम मोनोकार्पिक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा आपके जीवन में इसका उदाहरण है वो क्या है? वो है केला। क्या है? केला। केला को हम देखते हैं कि वो एक बार फूल देता है और उसमें फल लगता है और उसके बाद वो पौधे पुनः दोबारा जो है फल और फूल नहीं देते हैं, तो उसे हम मोनोकार्पिक फल कहते हैं। तो देखिए यहां डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? वैसा फल जो अपने जीवन काल में एक बार क्या करता है, एक बार पुष्प देने के बाद, एक बार पुष्प दिया और पुष्प देने के बाद जो है वो फल बनते हैं। पुष्प जो है बाद में क्या होता है, फल में परिणत हो जाता है। वैसे फल को हम क्या बोलते हैं? वैसे फल को हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक फल कहते हैं। जैसे में केला, गाजर, गेहूं, ये सभी जो है अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही जो भी देना होता है वो एक बार ही देता है। तो इतना हमें एग्जाम के अंदर लिखना है। देखिए यह जो सवाल है दीर्घोत्तरीय सवाल है जो एग्जाम के अंदर 2011 और 21 के अंदर आया हुआ, 2 बार एग्जाम में ये आ चुका है। अब ये 5 नंबर का सवाल है और हमें स्पष्ट रूप से लिखना है ताकि एग्जामिनर हमारा नंबर नहीं काटे। तो चलिए देखते हैं इसको कि इसे हमें लिखना कैसे है। और ये बेसिक तौर पे अगर जाना जाए तो यह टॉपिक जो है बहुत लंबा है, लेकिन हमें इसमें से 5 नंबर का क्या करना है, लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। पहले समझते हैं सवाल को। क्या क्या समझते हैं सवाल को? पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रियाविधि, पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रियाविधि का वर्णन करें। मतलब कि वैसा पौधा जिसमें पुष्प होता है और उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसकी क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि, वो कैसे कोई पुष्प जो है वो निषेचन की क्रिया करता है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे वो युग्मक आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और मिलने के बाद क्या क्या वो जनरेट करता है, इसके बारे में, क्रियाविधि के बारे में इसको हमें लिखना, स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हम इसके अंदर लिख सकते हैं। कहता है कि पुष्पों में निषेचन जो शुरू होता है सबसे पहले जो होता है वो परागण से। कहां से? परागण से, क्योंकि जब तक परागण की प्रक्रिया नहीं होगी निषेचन संभव नहीं है। तो पहले क्या होगा? परागण। क्या होगा? परागण। जब परागण होगा तो परागण के बाद जो है वो पुष्प का परागण, जब परागण होगा तो परागण के बाद जो है वो परागकण का अंकुरन होगा। कहां पे? वर्तिकाग्र पे। और जब परागकण का अंकुरन होगा तो क्या होगा? पराग नलिका बनेगी। और जब पराग नलिका बनेगी तो परागकण के अंदर, सॉरी, हाँ, परागकण के अंदर जो युग्मक है वो उस नलिका में लुढ़केंगे और उसके बाद वो पराग नलिका वृद्धि करता पराग नलिका जो है वो वृद्धि करते हुए बीजांड द्वार की ओर क्या होगा? आगे बढ़ेगा। उसी नली के सहारे जो है वो नर युग्मक और कायिक केंद्रक जो है वो क्या होगा? वो रास्ता, उसी रास्ता के सहारे वो आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद जो है वो जो पराग नलिका जो है वो भ्रूण कोश के अंदर या भ्रूण कोश के पास पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद जो है वहां पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो यहां पर जो भी लिखा हुआ यही सब लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। कहता है जब पुष्प में परागण होता है, परागण का मतलब होता है पुष्प से जो पुष्प का जो पराग कोश होता है वह जब परिपक्व हो जाता है तो वो चलिए देखते हैं यहां पर पुष्प का परागण। जब पुष्प का परागण होता है तो परागकण क्या होता है? परागकण जो है अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करता है। देखिए यहां पर ये पुष्प का जो है वो मादा जननांग क्या है? मादा जननांग है और इसका ये वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र है। और इस वर्तिकाग्र पर जो है वो पराग कोश से देखिए क्या है? परागकण आया। क्या है? परागकण आया है। तो कहता है परागकण जो है वो अंकुरित होकर क्या होता है? अंकुरित होता है। अंकुरित का मतलब होता है जैसे मान लीजिए परागकण है तो ये क्या हुआ? इसमें एक बबल क्या बनेगा? एक बबल इस प्रकार से एक नली बनती है। इस प्रकार से वही बोलता है परागकण का अंकुरन होकर जो है वो पराग नलिका, इसको हम क्या बोलते हैं? पराग नलिका का निर्माण करता है। इस पराग नलिका में पराग कोश क्या बोलता है? इस पराग नलिका में पराग कोश से कायिक केंद्र, ध्यान दीजिएगा, इस पराग नलिका में पराग कोश से सॉरी, इस पराग नलिका में परागकण से
कायिक केंद्रक क्या होता है? कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक पहले और जनन केंद्रक जो है वो बाद में आता है। ध्यान समझिएगा, जब ये प्रागकण अंकुरित होता है तो इस प्राग नलिका में इसके अंदर दो केंद्रक होता है या दो कोशिका होता है। एक कोशिका को हम बोलते हैं कायिक केंद्रक, उस कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक। और दूसरा क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक। तो दो कोशिका के अंदर क्या हुआ? दो केंद्रक है। कहता उसमें से जो सबसे पहले जो है वो आता है कौन? वो आता है कायिक केंद्रक। उसके बाद जो है वो जनन केंद्रक आता है। कहता है जिसमें जनन केंद्रक क्या होता है? जनन केंद्रक जो है वो समसूत्री विभाजन कर। देखिए अगर इसमें से पहले कौन है? ये अगर मान लीजिए कायिक केंद्रक है और ऊपर वाला क्या है? जनन केंद्रक है। तो सबसे पहले यहां से कौन आएगा? कायिक केंद्रक आ गया, इसको हटा दिए। और उसके बाद कौन आता है? जनन केंद्रक। क्या आता है? जनन केंद्रक। तो अब आने के बाद कहता है बाद में आता है जिसमें जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन कर दो नर युग्मक का निर्माण करता है। जिसमें ये वाला जो नर केंद्रक है वो क्या करता है? समसूत्री नर केंद्रक है वो क्या करता है? समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका दो भाग में टूटना। तो ये जो केंद्रक होता है जिसका नाम है जनन केंद्रक, क्या है? जनन केंद्रक जो है वो समसूत्री विभाजन कर दो नर युग्मक का निर्माण करता है। अब देखिए यहां तक का एक स्टेप हो गया, नर युग्मक बन गया। ये पुष्प के नर जनन अंग से जो आया जो प्रागकण उससे क्या हुआ? युग्मक का निर्माण हो गया। अब कहता है अब यह प्राग नलिका वृद्धि करते हुए बीजांड द्वार के पास पहुंचता है। अब देखिए यहां पर इस फिगर के अंदर देखिएगा ये प्राग यहां पर अंकुरण किया और ये वृद्धि करते हुए कहां पहुंचा? ये बीजांड द्वार, ये बीजांड है, बीजांड का ये क्या द्वार है, बीजांड द्वार के पास पहुंचा। तो पहुंचने के बाद क्या होता है? अभी तक ऊपर में हम बताएं कि सबसे पहले कायिक कोशिका, उसके बाद या कायिक केंद्रक, उसके बाद जनन केंद्रक। जैसे ही यहां पर जनन केंद्रक या नीचे आता उसी समय समसूत्री विभाजन करके वो दो नर युग्मक का निर्माण करता है। तो इस प्राग नलिका के अंदर देखिए क्या होगा? सबसे पहले यहां पर अगर डायरेक्ट देखें यहां पर जो है वो कायिक केंद्रक होगा और उसके पीछे जो है वो दो क्या होगा? ये दो होगा नर युग्मक। क्या होगा? दो नर युग्मक होगा। तो यहां पर वही लिखा गया जब प्राग नलिका वृद्धि करते हुए बीजांड द्वार के पास पहुंचती है। ये प्राग नलिका वृद्धि करते हुए ऐसे 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 क्या हुआ? बीजांड द्वार के पास पहुंचा। कहता है जहां भ्रूण कोश में स्थित सहायक कोशिका पहुंचा। तो ये भ्रूण कोश है, ये जो गोल जैसा यहां पर जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में क्या होता है? इस प्रकार से यहां पर होता है सहायक कोशिका। ये क्या है? सहायक कोशिका। और सहायक कोशिका के अंदर इसके केंद्रक है। कहता है सहायक कोशिका प्राग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि ये वाला जो प्राग नलिका जो इधर वृद्धि करते हुए आ रहा है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर। अब यहां पर कहता है कि जब अट्रैक्ट करता है तो ये वाला जो प्राग नलिका जैसे इसके पास देखिए क्या होता है? ये इसके पास पहुंचा, आकर्षित करता है। तो देखिए अतः जैसे ही प्राग नलिका सहायक कोशिका के पास पहुंचती है, आकर्षित कर रहा है। और जैसे ही प्राग नलिका के पास क्या हुआ? सहायक प्राग नलिका जो है वो सहायक कोशिका सहायक कोशिका के पास पहुंचा। जैसे ही प्राग नलिका जो है वो सहायक कोशिका के पास क्या हुआ? पहुंचा। तो कहता है तो सहायक कोशिका जो है वो नष्ट होकर भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाता है। सहायक कोशिका जो है वो नष्ट होकर भ्रूण कोश में प्रवेश का रास्ता प्रदान करता है। ये वाला जो है ये सहायक कोशिका, ये जो दोनों बगल में है ना, ये दोनों जो है सहायक कोशिका कहता है। ये दोनों जो है वो नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और नष्ट हो जाने के बाद ये प्राग नलिका का जो है इसमें जाने का रास्ता प्रदान करता है। देखिए इसके अंदर और भी डिटेल्स पढ़ना है लेकिन यहां पर उतना डिटेल्स हम स्पष्ट कर सकते नहीं क्योंकि बहुत इसके अंदर टाइम लगेगा। यहां पर तंतु समुच्चय भी होता है, उसका भी एक अलग अलग काम होता है लेकिन उतना हमें स्पष्ट कर रहे नहीं, इसमें सिंपल हमें लिख रहे हैं।
तो देखिए क्या होता है, यहां पर जब पहुंचता है तो पहुंचने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ये पहुंचा तो ये कायिक केंद्रक था वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो वहां पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से देखिए, पहुंचता है तो सहायक कोशिका क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है। तो इस समय कायिक केंद्रक क्या होता है, कायिक केंद्रक जो है वो नष्ट हो जाते हैं और प्राग नलिका फूल कर क्या होती है, फट जाती है। ये वाला नष्ट हो गया। अब प्राग नलिका फूल कर जो है ये क्या हो गया, मुंह इसका क्या हो गया, थथुन जो है वो फट गया। क्या हो गया, फट गया। और जब फट गया तो कहता है जिसे नर युग्मक, ये जो नर युग्मक जो है, ये दोनों नर युग्मक जो है, यहां पर देखिए ये दोनों नर युग्मक जो है इस भ्रूणकोश में जो है वो प्रवेश, यहां पर देखिए, यहां पर हम स्पष्ट कर रहे हैं, इसके अंदर ये दोनों नर युग्मक पहुंच गया। अब देखिए यहां पर छोटा है, यहां पर बनाते, ये क्या है, एक ध्रुवीय केंद्रक है। अब इसमें से कहता है कि फट जाता है, जिसे नर युग्मक भ्रूणकोश में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। अब देखिए लास्ट में, क्योंकि हमें समझाना क्या है, निषेचन की क्रिया, तो अभी तक तो क्या हो रहा है, नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक तक गया। परागण क्रिया के बाद कैसे कैसे वो वहां तक पहुंचा। पहुंचने के बाद अब जो मूल जो काम है, निषेचन का जो काम है वो काम होगा। वो देखिए नीचे लिखा हुआ पैराग्राफ के, जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से, देखिए इसमें से एक दो है, दो में से कितना, एक, एक जो है वो कौन, अंड कोशिका से। तो अंड कोशिका इसको बोलते हैं, ये वाला यहां पर जो है ना, इसी को, इसमें से एक जो है इसके साथ जो है इस प्रकार से क्या हुआ, संलयित हो जाता और बच गया एक, है ना। तो सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं कि एक नर युग्मक जो है इस अंड कोशिका के साथ संलयन हुआ तो क्या बनाया। तो देखिए यहां पर क्या होता है, एक चीज और है कि यह भी क्या होता है, एन होता है, और यह भी क्या होता है, एन होता है, यानी अगुणित ये भी और ये भी क्या हुआ, अगुणित। तो अगुणित और अगुणित क्या बनेगा, द्विगुणित। तो कहता है अंड कोशिका से निषेचित होकर द्विगुणित क्या होता है, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करता है। और दूसरा एक तो हो गया, अब क्या है, दूसरा एक तो बच रहा है। तो दूसरा कहता है, दूसरा नर युग्मक जो है ध्रुवीय केंद्रक, ये बीच वाला को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित होकर त्रिगुणित। तो त्रिगुणित यहां कैसे हो गया, ये पहले से यहां पर जो है वो 2n होता है। क्या होता है, 2n होता है, और एक n यहां से गया तो 2n प्लस क्या हुआ, n क्या हो गया, 3n। क्या हो गया, 3n। तो यहां पर कहता है त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो क्या करता है, यहां पर भ्रूणपोष का निर्माण करता है, ध्यान समझिएगा, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और यह भ्रूणपोष क्या करता है, यह भ्रूणपोष जो है वो भ्रूण के विकास के लिए, देखिए जो भ्रूण बना, इस भ्रूण के विकास के लिए भ्रूणपोष क्या करता है, सहायक होता है। तो इस प्रकार से जो है वो पुष्पों में जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। 2013 के अंदर ये आया वो सवाल है, बीज से क्या समझते हैं और इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं। तो सबसे पहले यहां पर समझेंगे कि बीज आखिरकार होता क्या है। तो बीज के बारे में समझने के बाद हम समझेंगे कि बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बीज का निर्माण जो है उसका प्रारंभ जो है वो कहां से शुरू होगा, तो वो होगा क्या हुआ, परागण की क्रिया से। क्या, तो सबसे पहले समझते हैं परिभाषा को कि आखिरकार ये बीज होता क्या है, उसके बाद आगे हम समझेंगे। देखिए बीज कहता है आवृत्ति बीजीय, क्या बोलता है, बीज जो होता है, बीज आवृत्ति बीजीय पौधों में एक परिपक्व निषेचित, क्या है, परिपक्व निषेचित जो है वो बीजांड है। मतलब बीज कुछ होता नहीं है, क्या है, एक परिपक्व बीजांड है। क्या कह सकते हैं, परिपक्व बीजांड। और बीजांड कहां होता है, तो पुष्प जो है वो द्विलिंगी होता है, और उस द्विलिंगी का जो मादा जनन अंग होता है, उस मादा जनन अंग के अंदर जो है यहां पर जो ये संरचना जो दिख रही है इस तरह से, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। ये क्या है, ये पूरा संरचना है, ये तो जहां ये पूरा जो संरचना है वो क्या कहलाता है, वो बीजांड कहलाता है। ये पूरा संरचना जो है वो क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है। तो यहां पर कहता है बीज आवृत्ति बीजी पौधों में, आवृत्ति बीजी पौधों का मतलब है वैसा बीज जिसका वैसा बीज जो किसी विशेष प्रकार के आवरण से जो है वो ढका रहता है बीज, तो उसे हम आवृत्ति बीजी पौधे कहते हैं। या जिस पौधों में जो बीज लगता है वो किसी विशेष प्रकार के आवरण से वो क्या होता है, ढका रहता है, उसे हम आवृत्ति बीजी पौधे कहते हैं। तो उस पौधों में परिपक्व निषेचित, परिपक्व जो है उस पौधों में फूल होगा, तो फूल होगा तो क्या होगा, निषेचन होगा, और निषेचन होगा तो क्या होगा,
बीजांड का परिपक्व होगा, तो उस वो परिपक्व बीजांड ही जो है वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। तो यहां पर परिभाषा इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये होता है। अब देखिए, अब देखिए बीज का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से शुरू होती है। तो बीज का निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है वो परागन से। तो समझते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये पुष्प का जो है वो परागकोश है। क्या है, ये परागकोश है। और जब परागकोश परिपक्व क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसका अस्फुटन होता है। अस्फुटन होता है तो क्या होता है, परागकण इसे क्या होता है, निकलता है, और निकल कर जो है भिन्न भिन्न माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा। देखिए यहां पर क्या हो गया, पहुंच गया। पहुंचने के बाद जो है यहां पर एक शर्करा युक्त पदार्थ होता है, जहां पर बीज जो है उसे अवशोषित कर जो है ये फूलता है, और फूल कर जो है एक परागनली का निर्माण करता है। ये क्या होता है, जब यहां पर पहुंचता है तो यहां पर जो नमी होता है, इस नमी को ये क्या करता है, परागकण जो अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद क्या होता है, वो फूलता है, और फूलने के बाद क्या होता है, उसके अंदर से एक ट्यूब, एक संरचना का निर्माण होता है, और यह संरचना जो है वो वृद्धि करते हुए इस प्रकार से जो है पुष्प के जो माला जनन अंग है, उस माला जनन अंग के जो है वो बीजांड द्वार की ओर क्या होता है, वो अग्रसर करता है, यानी बढ़ता है। और देखिए क्या हुआ, बढ़ते 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 क्या हुआ, वो बीजांड द्वार की तरफ वो आ गया। ये बीजांड द्वार क्या है, तो ये जो ये संरचना जो दिख रहा है, ये जो संरचना जो दिखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और इसके अंदर जो एक गोल जैसा जो दिखाई दे रहा है वो है भ्रूण। ये क्या है, ये जो है वो भ्रूण कोश है। क्या है, ये भ्रूण कोश है। इसके अंदर जो गोल जैसे संरचना जो दिख रहा है, ये क्या है, भ्रूण कोश। क्या है, भ्रूण कोश। तो यहां पर देखते हैं, यहीं पर थोड़ा सा कि इसके अंदर पहले क्या होता है, दो कोशिका होती है। इसमें से एक होता है कायिक कोशिका और एक होता है जनन कोशिका। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब परागनली का निर्माण होता है तो कायिक कोशिका आता है, पहले ये चला आया। अब उसके बाद क्या होता है, ये वाला, उसके बाद ये वाला क्या होता है, ये वाला आता है जनन केंद्रक। अब जनन केंद्रक जैसे ही आता है तो क्या होता है, आने के बाद यहां पर दो भाग में डिवाइड हो जाता है। इसका समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री के बाद क्या होता है, दो नर युग्मक का निर्माण करता है। अब इसी प्रकार से बढ़ते 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 आगे क्या होता है, ये प्राणनलिका भी बढ़ रहा है, और उसी के साथ जो है ये दोनों जो कोशिका है वो आगे बढ़ रही है। ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, यहां पर पहुंच जाता है। देखिए जब यहां पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद देखिए क्या होता है, वो हम इधर देखते हैं। अब यहां पर पहुंचता है तो इसके अंदर, इस बीजांड के अंदर देखिए क्या है, बीजांड के अंदर जो है भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश है। और इस भ्रूण कोश में क्या होता है कि यहां पर इस प्रकार से क्या होती है, ये कोशिका होती है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। ये क्या है, कोशिका है। देखिए यहां दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां पर इसमें से ये दोनों जो कोशिका अगल बगल की है, इसे हम बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। इसी कोशिका में इस प्रकार से जिगजैग संरचना होती है, जिसे हम देख, इसमें इस प्रकार से जो संरचना दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, तंतुमय समुच्चय। क्या बोलते हैं, तंतुमय समुच्चय। तो ये क्या करता है, देखिए यहां पर जब परागनलिका जब ये वृद्धि करता है, वृद्धि करके यहां पर पहुंचता है, तो ये तंतुमय समुच्चय जो है वो एक विशेष प्रकार का क्या करता है, रासायन को क्या करता है, एक विशेष प्रकार का जो है वो रासायन को जो है वो रिलीज करता है, स्राव करता है। और ये रासायन जो होता है इस परागनलिका को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अब जब आकर्षित करता है तो यहां पर देखिए क्या होता है कि ये परागनलिका जो है इस प्रकार से, जरा यहां पर बनाते हैं बड़ा सा, ये परागनलिका जो है इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते यहां पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से भी बंद है। जैसे ही पहुंचता है तो ये जो स्राव करता है वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और पहुंच गया। और पहुंचते ही क्या होता है कि इसका जो शीर्ष जो भाग है ये क्या होता है, फूल कर क्या होता है, फूल कर जो है वो क्या होता है, फट जाता है। क्या होता है,
फट जाता है। ये फूलकर क्या हो गया, इसमें पहुंच गया और यहाँ क्या हो गया, फट गया। तो ये क्या हुआ, मुंह जो है इसका खुल जाता है। और खुल जाने के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ से क्या आ रहा था, दो नर युग्मक था और एक का क्या था, कायिक कोशिका था। जैसे यहाँ पर आता है तो कायिक कोशिका जो है वो क्या होती है, फूलता है, तो यहाँ पर ये नष्ट हो जाता है। तो अब क्या बच गया, अब बच गए ये दोनों। अब ये दोनों जो कोशिका जो है वो बारी बारी से जो है किसका, सहायक कोशिका का जो द्रव, कोशिका द्रव है, इसमें क्या होता है, ये जो दोनों कोशिका है इसके द्रव में बिखर जाते हैं। अब इसमें से दो जो कोशिका, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो दो कोशिका जो है नर युग्मक है, वो क्या है, ये पुष्प का जो है मादा युग्मक का ये जगह है। ये पूरा जो संरचना है, ये वाला पूरा जो है ये भ्रूण कोश कहलाता है। और इसके अंदर जो है मादा युग्मक है, एक ए है और एक ए है। इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय, क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका। ये ध्रुवीय कोशिका जो है वो 2n होता है, क्या होता है, 2n। और इसे हम बोलते हैं अंड कोशिका, क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। अवर्ण कोशिका जो होता है वो क्या होता है, एन फॉर्म यानी अगुणित होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नर युग्मक जो है वो क्या एन फॉर्म का, और ये भी क्या है, एन फॉर्म का है यानी अगुणित है। अब इसमें से एक जो युग्मक नर युग्मक है वो इसके साथ, और एक जो है वो क्या होता है, एक यहां चला गया तो एक बच गया, और ये एक जो है वो क्या होता है, एक जो है ये इसके साथ जो है वो क्या होता है, निषेचित होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां से पहले क्या है, पहले 2n है, और यहां क्या हुआ, निषेचन के बाद जब यहां पर ये प्राण लेकर आई और यहां पर पहुंचा तो क्या हुआ, n आया, तो क्या हो गया 3n, क्या हो गया 3n। और ये ध्रुवीय केंद्रक क्या होता है, ध्रुवीय कोशिका से, सॉरी ध्रुवीय कोशिका से जो है वो पुष्प का नर युग्मक जो है वो संलयित होता है एक बार। दूसरी बार क्या होता है, दूसरा जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक में जो क्या है, एक अंड कोशिका है, उस अंड कोशिका से क्या करता है कि वो एन जो है वो आपस में जुड़ता है। तो जब जुड़ता है, संलयित होता है, तो क्या होता है, वो 2n बनाएगा। तो अब यहां पर देखिए ये जो 2n है वो जो है वो भ्रूण क्या बनाएगा, भ्रूण में तब्दील हो जाता है। और ये 3 जो n जो है वो क्या होता है, भ्रूण पोष में, किसमें, भ्रूण पोष में जो है वो तब्दील हो जाता है यानी बदल जाता है। तो अब यहां पर देख रहे होंगे कि जब पुष्पों में निषेचन हुआ, जब प्राणनलिका अंकुरित होते हुए बीजांड द्वार के पास पहुंचा, तो बीजांड द्वार के अंदर जब वो इन किया, उसके अंदर जो है दो मादा युग्मक जो है वो पहले से वेट कर रहा था। इधर से भी क्या गया, दो नर युग्मक गया। अब दोनों नर युग्मक दोनों मादा युग्मक को क्या किया, फर्टाइल किया। और फर्टाइल करने के बाद यानी क्या हुआ, यहां इसके अंदर 2 बार निषेचन हुआ। तो 2 बार निषेचन के बाद क्या हुआ, अपना अपना जो चीज बनाना था वो बना लिया। एक बनाया क्या चीज, भ्रूणपोष, और एक बनाया भ्रूण। ये भ्रूणपोष जो है वो भ्रूण को क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखते हैं कि पढ़ना हमें क्या है, बीज क्या है, ये तो समझ लिए, इसके निर्माण की प्रक्रिया। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद ही जो है वो बीज का निर्माण होता है, कहां, इस बीजांड के अंदर। अब यहां पर देखिए संरचना के अंदर ध्यान से समझिएगा कि इसके अंदर जो है ये जो है वो भ्रूण पोष का निर्माण कर लिया, और ये जो है भ्रूण का निर्माण कर दिया। और ये सारा जो कोशिका इसके और अंदर होता है वो उसी समय, जब जिस समय निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके बाद वो समाप्त होकर या नष्ट होकर जो है वो भ्रूण पोष या भ्रूण को पोषण देने का काम करता और समाप्त हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक भ्रूण पोष रहता है और भ्रूण रहता है ना। अब क्या है, तो यहां तो ये हो गया, तो बीज तो बना नहीं, तो बीज कैसे बनता वो समझते हैं। देखिए जब द्विनिषेचन इतना काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है इस बीजांड के अंदर, तब इस बीजांड काय में कुछ विशेष परिवर्तन होता है। ये जो बीजांड जो है वो जो दिख रहा है यहां पर देखिए, ये जो संरचना जो दिख रहा है ये 2 स्तर के होते हैं, इसमें परिवर्तन होता है। कब होगा परिवर्तन, जब तक कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया नहीं हो जाएगी तब तक इसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। जब द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो इसके अंदर परिवर्तन
होता है इस बीजांड के अंदर। तो इस बीजांड के अंदर जब परिवर्तन होता है तो इसका जो बीजांड का है, जो ये स्तर है, ये जो दिख रहा है, ये स्तर 1 और 2 स्तर है, ये दोनों जो है वो बीज आवरण का निर्माण करता है। आप देखे होंगे बीज के ऊपर जो है एक विशेष प्रकार का और कठोर आवरण होता है। तो ये बीज आवरण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये उस बीज के अंदर, वो बीज के अंदर जो है ये जो कठोर आवरण बनता है, उसी के अंदर जो है वो भ्रूण पोष क्या होता है, भ्रूण पोष यानी 3N और 2N, ये जो है इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। तो यहां पर अभी हमने देखा कि कैसे बीज बनता है। अब हम इसको लिखना कैसे एग्जाम के अंदर है वो अब हम देखते हैं। देखा कि बीज का जो है वो निर्माण कैसे होता है। अब हमें एग्जाम के अंदर किस प्रकार से लिखना है इस 5 नंबर के सवाल को सरल और स्पष्ट, वो हम देखते हैं। यहां पर देखिए बीज का निर्माण क्या है, बीज का निर्माण आखिरकार होता कैसे। कहता आवृत्ति बीजी पादप में, आवृत्ति बीजी पादप में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। लैंगिक जनन का जो है यह जो है बीज होता अंतिम उत्पाद होता है। जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के बाद यानी द्विनिषेचन अभी देखे थे, होने के बाद जो है अंतिम यह उत्पाद होता है कौन, बीज। कहता है द्विनिषेचन के बाद बीजांड में अनेक परिवर्तन, क्या होता है, अनेक परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज का निर्माण होता है। यानी कि जब द्विनिषेचन हो जाता है तो बीजांड में क्या होता है, अनेक परिवर्तन होता है, और अनेक परिवर्तन के बाद जो है वो बीज का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं कि बीजांड के दोनों आवरण, बीजांड के दोनों आवरण बीजांड आवरण का निर्माण करते हैं। बीजांड के अंदर कितना 2 आवरण होता है और बीजांड आवरण का निर्माण करता है। कहता है आगे कि बीज पत्र या भ्रूणपोष, बीज पत्र या भ्रूणपोष संचित होता है। यहां पर देखिए क्या बीजांड आवरण का निर्माण करता है। बीजांड के दोनों आवरण, बीज आवरण सॉरी क्या होगा, यहां बीज आवरण, दोनों आवरण बीज आवरण है। किसका, बीज आवरण, यानी उसी को लिखा हुआ यहां पर बीजावरण, क्या है, बीज आवरण यानी बीज का आवरण, बीज के ऊपर का जो आवरण है उसका निर्माण करता है। अब उसके अंदर क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, बीज पत्र या भ्रूणपोष में जो है भोजन संचित होता है और इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, कम, पानी की मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बीज के अंदर देखते हैं जब फसल पकता है तो पकने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, बीज में पानी की मात्रा क्या होती है, कमती जाती है, और कमती जाती है तब कहता है यहां पर कि भ्रूण जो है भ्रूण सुप्त अवस्था में चला जाता है या फिर सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, यानी मरता नहीं है, बस वो सुस्त पड़ गया है ना, क्या होता है, वो चला जाता है। इस प्रकार जो है वो बीज आवरण से घिरी संरचना को हम क्या बोलते हैं, बीज कहते हैं। बीज आवरण से घिरी संरचना को जो है हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। हमें एग्जाम के अंदर बस इतना ही लिखना है।